गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि हम प्लेटो की शिक्षा योजना बता रहे हैं, तो पिछली वाली वीडियो में हमने आपको माध्यमिक स्तर मतलब स्तर यानी चतुर्थ चरण तक के जो है शिक्षा के बारे में बताया, उनका क्या विचारधारा था, पंचम काल तक बताया था। अब आगे है प्रथम बहिष्करण जांच, मतलब इसमें उन्होंने जांच के बारे में बताया था और कैसे जांच होना चाहिए, इस प्रकार की उन्होंने जो है विधियों को बताया था। और जैसा कि शिक्षा के रूप में कई गुण ऐसे कई दोष हैं, उनके बारे में भी बताया है। तो हम सबसे पहले अब देख लेते हैं कि उन्होंने छठवां जो उन्होंने बताया था उसमें क्या था, बहिष्कार चरण, बहिष्करण मतलब बहिष्करण करना या और उसका जांच करना। प्रथम बहिष्करण छठवां में है, प्रथम बहिष्करण बहिष्करण प्रथम बहिष्करण जांच। तो प्रथम चरण में प्रथम बहिष्करण में जांच में देखेंगे कि आगे उन्होंने क्या चीज़ मतलब इसमें कौन सी जांच क्या बताया था, इसके बारे में हम जो है बात आपसे करेंगे, ठीक। तो इसमें उन्होंने बताया था कि 20 वर्ष की आयु तक राज्य को नागरिकों की सामान्य शिक्षा पूरी हो जाती है, ठीक। 20 वर्ष तक इसमें अगर देखा जाए तो 20 वर्ष तक के जो बालक बालिकाएं हैं उनकी शिक्षा क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। किसमें? प्रथम बहिष्कार में, ठीक। और आगे क्या है, तब तक राज्य को नागरिक की सामान्य शिक्षा पूरी हो जाती है। इस अवस्था में एक बहिष्करण परीक्षण होती है। कौन सी परीक्षण होती है? मतलब जब बालक और बालिकाओं की पूर्ण रूप से शिक्षा अगर पूरी हो जाती है तो उन बालक और बालिकाओं का एक जो है सामान्य रूप से एक परीक्षण होता है। परीक्षण मतलब जांच किया जाता है और उस परीक्षण में उनको जो है देखा जाए प्लेटो के अनुसार तो नागरिकों का परीक्षण होगा और इस परीक्षण में अनुत्तीर्ण बालकों को उत्पादक वर्ग के कार्य सौंपे जाते हैं, जैसे क्लर्की, उद्योग, दुकानदारी आदि। यह परीक्षा लिखित और प्रायोगिक होती है और इस परीक्षा में सफल छात्र में आगे 10 वर्ष की उच्च शिक्षा के लिए चुने जाते हैं। ऐसी शिक्षा उन्होंने जो है बताया था, ठीक। आगे उन्होंने बताया कि सातवां है उच्च शिक्षा षष्ठम चरण। सातवां है उच्च शिक्षा, इसको ये षष्ठम चरण इसको बोलते हैं, जबकि ये षष्ठम चरण ना होके सातवां होना चाहिए, सप्तम चरण होना चाहिए। सातवां चरण है ये और ये क्या है, छठवां चरण है, ठीक। तो उच्च शिक्षा क्या है, सातवां चरण है और ये छठवां चरण है। तो सातवां चरण में इन्होंने बताया उच्च शिक्षा में उच्च शिक्षा की समाधि अवधि 20 से 30 वर्ष की आयु थी। इस समय युवकों को अंक गणित, रेखा गणित, संगीत, नक्षत्र विद्या, तर्क, ज्यामिति आदि वैज्ञानिक विषयों का अध्ययन कराया जाता था। प्लेटो के अनुसार विज्ञानों के अध्ययन से युवकों में तर्क शक्ति का विकास होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जो 20 से मतलब उच्च शिक्षा में जो उच्च शिक्षा को योजना बनाई थी, उच्च शिक्षा को लेकर या उच्च शिक्षा की योजना तैयार किया था, तो उच्च शिक्षा की जो योजना थी उस योजना में उन्होंने जो है इस प्रकार की योजना को तैयार किया था कि इस योजना में बालक की जो अंक गणित है, रेखा गणित है, ज्यामिति है, वैज्ञानिक विषय है, ये सारी विषयों का अध्ययन मतलब उच्च शिक्षा में योजना को तैयार किया था। आगे है 8वां द्वितीय बहिष्करण। मतलब द्वितीय बहिष्करण में क्या था, द्वितीय बहिष्करण 8वां द्वितीय बहिष्करण है। द्वितीय बहिष्करण ठीक।
तो द्वितीय बहिष्करण में इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात 30 वर्ष की अवस्था में युवक को पुनः परीक्षा देनी होती थी। इस परीक्षा में सफल विद्यार्थी 5 वर्ष का अग्रिम अध्ययन करते थे तथा असफल विद्यार्थी शासन में कनिष्ठ अधिकारी होते थे। मतलब पहले जो शिक्षा योजना तैयार की गई थी वो शिक्षा योजना में कोई कंपटीशन, बहुत बड़ी कंपटीशन नहीं रखी जाती थी। ऐसे ही मतलब 30 वर्ष के बाद जो शिक्षा वो ग्रहण कर लेते थे, उच्च शिक्षा ग्रहण कर लेते थे और उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो है उनका एक परीक्षा होता था। जो अनुत्तीर्ण होते थे उनको जो है पुनः उस पर जो है विचार किया जाता था और जो उत्तीर्ण हो जाते थे, जो पास हो जाते थे, उन बच्चों को अधिकारियों की नौकरी दी जाती थी। इस प्रकार से मतलब उनका जो है शिक्षा तैयार किया गया था। तो आगे अगर बालकों में ऐसी योजनाएं देखी जाए, तैयार किया जा रहा है, तो बालकों के लिए ऐसी शिक्षा पूर्ण रूप से या पूर्ण ढंग से है बताया जा रहा है। आगे है उच्चतम शिक्षा का चरण। ठीक, तो उच्चतम शिक्षा का 7वें चरण में अगर देखा जाए तो उत्तम शिक्षा के काल में प्लेटो दर्शन शास्त्र के अध्ययन को अधिक महत्व देते थे। इसके अतिरिक्त मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र और न्याय की शिक्षा को भी महत्व दिया। प्लेटो का विचार था कि 5 वर्ष तक युवक डायलेक्टिक का अध्ययन करेगा तथा 15 वर्ष के लिए हितों के संरक्षक बनेंगे। ऐसा उनका जो है विचारधारा था। 15 वर्ष तक के युवक दार्शनिक समाज में संरक्षक के रूप में तैयार होंगे और समाज के लिए वह विशेष वर्ग में रख कर उनका जो है संरक्षक का मतलब उन समाज का जो है रक्षा करेंगे या समाज के लिए एक पूरी तरह से एक जैसे होता है ना कि सैनिक तैयार किया जाए बॉर्डर पर लड़ने के लिए, तो वैसे ही उन्होंने कहा कि ऐसे तैयार करके मतलब वह समाज के लिए, देश के लिए कार्य कर सके। इस प्रकार से जो है उन्होंने ऐसी विचारधाराओं को जो है ऐसे विषयों को तैयार किया था कि जिससे समाज का संरक्षक तैयार करके उन्हें देश के लिए बनाया जा सके। हाँ, प्रशिक्षित होकर व्यवहारिक अनुभव प्राप्त कर राज्य की सेवा करेंगे। 50 वर्ष की अवस्था में उनका पदोन्मुक्ति किया जाएगा। मतलब जो रिटायरमेंट थी, अगर देखा जाए तो रिटायरमेंट जो रखा गया था वो रिटायरमेंट जो है बालकों के लिए ही रखा गया था। मतलब 50 वर्ष में लोगों को रिटायरमेंट कर दिया जाता था। जो समाज के संरक्षक के रूप में नियुक्त कर दिए जाते थे उनको 50 वर्ष में ही नियुक्ति मतलब 50 के बाद रिटायरमेंट हो जाते थे। आगे तथा प्लेटो के अनुसार 50 देखे जाए तो मनुष्य को तर्कशास्त्र एवं अध्यात्म शास्त्र का अध्ययन कराना चाहिए, जिनके चिंतन मनन ईश्वर की प्राप्ति संभव। कहने का मतलब आध्यात्मिक और तर्कशास्त्र पर भी विशेष ध्यान जो है प्लेटो का विचारधारा था कि ऐसे मनुष्यों को जो है आध्यात्मिक विचारधाराओं से परिचित कराया जाए और आध्यात्मिक का जो है ज्ञान दिया जाए, तर्कशास्त्र का उनको जो है प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे कि वह आने वाले जीवन में इसको जो है तैयार कर सके या इसके बारे में बता सके कि समाज क्या होता है या आध्यात्मिक रूप से वह ईश्वर की प्राप्ति कर सके। ऐसी जो है उन्होंने योजना तैयार किया था। ठीक, और यह अध्ययन मनुष्य जीवन के अंत समय तक चलेगा, मतलब आध्यात्मिक और तर्क रूप से। प्लेटो ने शिक्षा के इन मानक दृष्टिकोणों के अतिरिक्त शिक्षा के अन्य तत्वों को भी अपनी विभिन्न कृतियों में प्रकाश डाला। उन्होंने अपनी कृति रिपब्लिक में पाठ्यचर्या के समस्त विषयों को एक विशेष क्रम में प्रस्तुत किया। यह क्रम गणित से प्रारंभ होकर आध्यात्म शास्त्र में समाप्त होता है। प्लेटो की शिक्षा योजना स्त्री और पुरुष के लिए समान थी। देखा जाए अगर तो स्त्री शिक्षा इनके लिए बहुत विशेष ध्यान था कि दोनों के लिए इन्होंने जैसे बालक और बालिकाओं वर्ग के लिए से जो शिक्षा दिया था, और ये शिक्षा में इन्होंने कहा ना कि पुरुष और स्त्री के लिए यह शिक्षा होनी चाहिए और ये शिक्षा का जो पूर्ण रूप से बालकों में ऐसी शिक्षा हो जिससे कि उनका जो है विकास हो सके और वो समझ सके अपने जीवन के हर स्तरों के हर पहलुओं को समझ सके, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। ठीक, आगे है प्लेटो ने शिक्षा के इन मानक दृष्टिकोणों के अतिरिक्त शिक्षा के अंत तत्वों को भी अपनी विभिन्न कृतियों में प्रकाश डाला है। उन्होंने अपनी कृति रिपब्लिक में पाठ्यचर्या के समस्त विषयों को एक विषय क्रम में प्रस्तुत किया है।
यह क्रम गणित के प्रारंभ होकर अध्यात्म शास्त्र में समाप्त होता है। ठीक, प्लेटो की शिक्षा योजना स्त्री और पुरुष के दोनों के लिए क्या थी? ये समान वर्ग था। अगर देखा जाए व्यावसायिक सामान्य वर्ग के हिसाब से तो जो भी शिक्षा वह आध्यात्म रूप से देना चाहते थे या बताना चाहते थे, वो दोनों ही चीज़ें स्त्री और पुरुष के लिए क्या थे? समान थे। वो चाहते थे कि स्त्री की भी शिक्षा और पुरुष की शिक्षा दोनों क्या हो? समान हो। व्यावसायिक वर्ग तथा शिल्पकारों की शिक्षा की प्लेटो ने कोई आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपने जीवन की अंतिम कृति लॉज तक आते आते उनके विचारों में थोड़ा सा परिवर्तन आया। उनका विचार था कि व्यावसायिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए, परंतु कला अथवा उद्योग की शिक्षा लेकर शांत हो जाना निंदनीय है, मतलब एक बुराई है। उनके कहने का मतलब यह है कि जो कला वर्ग की शिक्षा, व्यावसायिक मतलब बिजनेस करने की जो शिक्षा उन्हें दी जानी चाहिए। पहले तो वो सोचते नहीं थे कि उन्हें बिजनेस के बारे में भी शिक्षा देना, लेकिन जब उन्होंने लास्ट आते आते दिलाज में उन्होंने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए और व्यावसायिक शिक्षा में कला से संबंधित होनी चाहिए, जैसे मतलब उद्योग धंधा करने के लिए। लेकिन यह को लेकर बड़े शांत और बड़े निंदनीय मतलब निंदनीय का मतलब उसकी बुराइयों के प्रति थे। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अगर जो मध्यम या निम्न स्तर के लोग हैं, अगर उनके अंदर कुछ ऐसी प्रकार की कलाएं नहीं होंगी तो उनका जीवन यापन कैसे होगा, वह आर्थिक रूप से कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा को भी माना। इसी प्रकार सार्वभौमिक शिक्षा का प्लेटो ने कोई बल नहीं दिया तथा दासों को उन्होंने शिक्षा के अधिकार में वंचित रखा। मतलब जो दास थे वहाँ के, मतलब जो दास थे उनको जो है शिक्षा के बारे में कोई सुझाव नहीं दिया और ना ही शिक्षा देने के पक्ष में थे कि उन्हें जो है दासों को भी शिक्षा दिया जाना चाहिए, शिक्षा उनके लिए होना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने यह सोच लिया कि दासों को भी शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। तो ये प्लेटो का जो है शिक्षा योजना था। ठीक, तो शिक्षा योजना में कई चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा हम देखेंगे शिक्षण विधि। ठीक, यहीं पर हम देख लेते हैं शिक्षण विधि क्या है। ये शिक्षण मतलब होता है कक्षा कक्ष में प्रत्यक्ष रूप से शिक्षक और छात्र के बीच का जो इंटरेक्शन होता है, दोनों के बीच का शिक्षण प्रक्रिया में उसको कहा जाता है कि शिक्षक जो प्रक्रिया कराता है, छात्र जो करता है उससे सीखता है। यह शिक्षण का कार्य है, इसे शिक्षण का नाम दिया जाता है। इसमें 3 लोग होते हैं, शिक्षक होता है, पाठ्यक्रम होता है और छात्र होता है। ठीक, तो इसी विधि को हम बताने जा रहे हैं शिक्षण विधि। मतलब उन्होंने शिक्षा देने की विधि को कैसे शिक्षक और छात्र के बीच के संबंध को व्यक्त किया था। ठीक, आओ देखते हैं जरा सा शिक्षण विधियाँ। प्लेटो के अनुसार ज्ञान के खोज शिक्षा का लक्ष्य है। ठीक, अतएव क्या हुआ, तो इस प्रकार से अब हम देखेंगे शिक्षण विधियाँ कि ये शिक्षण विधियाँ क्या हैं। शिक्षण विधियाँ में प्लेटो के अनुसार किस प्रकार की शिक्षण विधि को बताया गया था। ठीक, तो उन्होंने बताया था कि प्लेटो के अनुसार ज्ञान की खोज शिक्षा का लक्ष्य है, अतएव शिक्षण विधि भी उसी के अनुकूल होनी चाहिए। प्लेटो की शिक्षा योजना में सबसे प्रमुख विषय डायलेक्टिक तर्क का विषय है। मतलब डायलेक्टिक एक विषय रखा गया था। डायलेक्टिक में उन्होंने क्या कहा था? तर्क था। तर्क के माध्यम से शिक्षा देने की बात उन्होंने कहा था कि तर्क होना चाहिए। कोई भी विषय पर अगर तर्क वितर्क नहीं किया जाता है तो ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। इसमें तर्क वितर्क करने से छात्रों में ज्ञान की पुष्टि होती है और उनका जो है सृजनात्मक और ढंग से जो है बातें उनके अंदर होती है। शारीरिक और मानसिक रूप से भी वह जो है विकास करते हैं। ठीक, अगर ऐसे जैसे उन्होंने एक विषय रखा था डायलेक्टिक एक तर्क विषय था, तो तर्क विषय में उन्होंने कहा कि छात्रों के अंदर तर्क वितर्क होना बहुत ज़रूरी है। जिन छात्रों के अंदर तर्क वितर्क नहीं है, तर्क करने की क्षमता नहीं होती है, ऐसे छात्रों का मानसिक विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है, मानसिक विकास नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए डायलेक्टिक को उन्होंने महत्वपूर्ण विषय रखा था शिक्षण विधि में। आगे लिखा, जिसका अभिप्राय है कि विचारवान व्यक्तियों से जो है विचारों को आदान प्रदान करना, मतलब वाद विवाद करना अथवा तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण है कि इसके अतिरिक्त इन्होंने शिक्षा को रुचिकर एवं ग्राम्य बनाने के लिए
अनेक विधियों का प्रयोग करने पर बल दिया। ठीक, जैसे कि अगर देखा जाए तो अनेक प्रकार की विधियों पर इन्होंने जो है बल दिया था और उस पर विशेष प्रकार की शिक्षा को उन्होंने जैसे रखा कि वाद विवाद होना चाहिए। शिक्षण विधि एक ऐसी विधि है कि इसमें शिक्षक और छात्र के बीच का जो संबंध होता है वो बहुत महत्वपूर्ण संबंध है, बहुत प्रेम पूर्वक संबंध होता है। इसमें क्या होता है कि वाद विवाद होता है और जब वाद विवाद होता है तो इसमें मानसिक विकास होने की पूरे रूप से जो है संभव होता है। आगे लिखते हैं कि जैसे प्रश्नोत्तर विधि हुआ, हाँ, वार्तालाप विधि हुआ, कई विधि हैं हम मान लेते हैं। पहला है प्रश्नोत्तर विधि, दूसरा है वार्तालाप विधि, व्यवहारिक या प्रयोगात्मक विधि व्याख्यान होना चाहिए। शिक्षण विधि में कौन कौन से? पहला होना चाहिए प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि, दूसरा है वाद विवाद विधि, वाद विवाद, इसमें सर्वांगीण विकास होता है बालकों का। अगर देखा जाए तो व्यवहारिक विधि, तीसरा व्यवहारिक विधि, व्यवहारिक विधि, इस प्रकार की विधि होनी चाहिए उनके अंदर। आगे जो है या प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, व्याख्यान स्वाध्याय विधि होना चाहिए, प्रयोगात्मक होना चाहिए, वार्तालाप विधि, चौथा है वार्तालाप विधि। तो ऐसी प्रयोगात्मक विधि, पांचवा है प्रयोगात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि और स्वाध्याय विधि, छठवां है स्वाध्याय विधि, तो इस प्रकार की विधि होनी चाहिए जिसमें बालकों का जो है सर्वांगीण विकास हो सके। इस प्रकार की शिक्षण विधियाँ में या शिक्षण विधि जो उन्होंने तैयार किया था, ऐसी विधि होनी चाहिए। इससे बालकों का जो है सर्वांगीण विकास होता है। देखा जाए शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, व्यवहारिक विधि, वार्तालाप विधि, प्रयोगात्मक विधि, स्वाध्याय विधि, ये सारी विधि ऐसी विधि है कि शिक्षण विधियों में अगर देखा जाए तो बालक का सर्वांगीण विकास पूर्ण रूप या पूरे ढंग से किया जा सकता है। ये शिक्षक के द्वारा हो सकता है और ऐसी विधि जीवन के लिए एक जीवन की भविष्य को तैयार कर सकता है और उसके मानसिक विकास को एक उच्च स्तर तक पहुंचा सकता है। यह ऐसी जो है शिक्षण विधि होनी चाहिए। आगे है उन्होंने लिखा, प्लेटो ने लिखा है, अगर देखा जाए तो प्लेटो के अनुसार या उनका विचार जो धारा था, उन्होंने इस विचारधारा में कहा है कि शारीरिक प्रशिक्षण अनिवार्य कर देने पर शरीर को हानि नहीं पहुंचती, किंतु जो ज्ञान अनिच्छा से प्राप्त किया जा सकता है मस्तिष्क पर कोई प्रभाव नहीं डालता। इसलिए इच्छा के विरुद्ध शिक्षा न दी जाए और प्रारंभिक शिक्षा को एक प्रकार का मनोरंजन बना दिया जाए। ऐसा उनका विचारधारा था, ऐसा है विचारधारा था। उनके कहने का मतलब था कि अनिच्छा जो होती है, मतलब इच्छा के अनुसार अगर शिक्षा देने की बात कही जाए, इच्छा ना हो और शिक्षा दो तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, मस्तिष्क पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है ही नहीं। ऐसी शिक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। शिक्षा वही होनी चाहिए जो बच्चों के इच्छा के अनुसार होनी चाहिए और जो बाल शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षा है, मतलब प्रारंभिक शिक्षा है, उस शिक्षा को मनोरंजन बना दिया जाए। इस प्रकार की शिक्षण विधि होनी चाहिए। इससे बालकों में रुचिकर उनका जो है रुचि बढ़ता है और जब किसी विषय के प्रति छात्रों की रुचि बढ़ेगी तो वो पूरे रूप से उनमें उनके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ेगा और वह संज्ञान मिलेंगी, उस पर जो है विशेष ध्यान देंगे। प्लेटो के शिक्षण विधि संबंधी विचार बहुत ही स्पष्ट थे। उन्होंने मुख्यतः अपने गुरु सुकरात की विधि को मुख्य धारा मानकर अपने विचार स्पष्ट किए। यह सुकरात की डायलेक्टिक अथवा वार्तालाप विधि थी। प्लेटो के अनुसार प्रारंभ में बच्चे खेल कूद की शिक्षा खेल विधि से लेंगे, ठीक, संगीत या व्यायाम की शिक्षा अवलोकन से लेंगे और प्रयोग अभ्यास
के द्वारा लेंगे। भाषा, साहित्य, गणित, ज्यामिति, धर्म की शिक्षा प्रश्नोत्तर तथा आगमन विधि से लेंगे। ठीक, आगे उन्होंने कहा कि दर्शन एवं तर्क के लिए उन्होंने वाद विवाद तथा तर्क विधि को महत्व दिया। प्लेटो के तर्क का स्पष्टीकरण करते हुए बायड ने लिखा है कि तर्क क्या है। शाब्दिक रूप से वह विचारवान का एक वाद विवाद या तर्क युक्ति स्पष्टीकरण है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आगे बहुत सारी विचारधाराएं हैं या उनमें कई ऐसी वाद विवाद चीज़ें हैं जो जीवन के लिए, भावी जीवन को तैयार करने के लिए बालकों को, बच्चों में यह प्रवृत्ति होती है। जैसे और चीज़ें हैं, जैसे उन्होंने शिक्षण विधि में रखा था कि आगमन विधि के माध्यम से ये शिक्षा को ग्रहण करेंगे या शिक्षा को लेंगे। जैसे संगीत या व्यायाम की शिक्षा हो, इसको अवलोकन करेंगे, प्रयोग करेंगे, अभ्यास के द्वारा लेंगे। लेकिन भाषा, साहित्य और गणित, ज्यामिति, धर्म की शिक्षा जो है जो प्रश्नोत्तर तथा आगमन विधि से लेंगे। और दर्शन एवं तर्क के लिए उन्होंने वाद विवाद को रखा, मतलब वाद विवाद विधि को उन्होंने प्रयोग किया। प्रश्नोत्तर विधि से उन्होंने क्या किया कि प्रश्नोत्तर में उन्होंने प्रश्न के माध्यम से बालकों के विकास के बारे में उन्होंने बताया कि इस प्रकार से बालकों का विकास हो सकता है। आने वाले समय में अगर देखा जाए तो वह जीवन की एक बड़े ही बालकों के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए जिस प्रकार से जो है प्लेटो ने एक शिक्षण विधि को तैयार किया था, शिक्षण विधि को बताया था, यह शिक्षण विधि बहुत ही महत्वपूर्ण था जीवन के लिए, जो कि एक समय से लेकर एक समय के बाद बालकों में यह चीज़ें बड़े तेज़ी से देखने को मिलता और उसका जो है शारीरिक, मानसिक और सृजनात्मक ढंग से बालकों का जो है विकास होता। और उससे अगर जिन बालकों का शारीरिक, मानसिक और सृजनात्मक ढंग से विकास हो गया, आध्यात्मिक रूप से भी हो गया, वह सर्वांगीण रूप से विकास करने के पक्ष में होता है। ऐसा प्लेटो का जो है विचारधारा था। प्लेटो यही चाहता था कि बालकों में आध्यात्मिक तर्क भी होना चाहिए, वाद विवाद भी होना चाहिए। ऐसी शिक्षण विधि योजना उन्होंने तैयार किया था जिससे कि बालक का जो है सर्वांगीण विकास हो सके और उनमें यह प्रवृत्ति हो सके कि वह जीवन भर किसी भी बालक के वाद विवाद में, किसी भी बालक के प्रति वह जीवन की सभी आलोचनाओं के प्रति अपने व्यक्त कर सके और अपने अंदर की शक्तियों को बाहर की ओर अग्रसर कर सके। ऐसी शिक्षण विधि को उन्होंने जो है तैयार किया था। और अगर हम देखा जाए तो प्लेटो का जो विचारधारा था शिक्षण को लेकर, वह बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब बहुत ही ऐसी शिक्षा योजना थी, ऐसी शिक्षा योजना मतलब तैयार किया था शिक्षण विधि। ऐसा बताया था कि यह जीवन के सबसे उच्च स्तर पर पहुंचाने वाले बालकों के लिए तैयार किया था। प्रश्नोत्तर जो था, प्रश्नों के माध्यम से वाद विवाद हो गया, ये सारी चीज़ें शिक्षण विधि के माध्यम से उन्होंने तैयार किया था। ठीक, अब मैं आपको अगले वाली वीडियो में और भी सारी चीज़ों को बताएंगे। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके हमको बताइए। हाँ, धन्यवाद।